गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 547 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 24 जून 2021 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रछन्न बौद्ध निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? शंकराचार्य, कपिल, रामानुज या पतंजलि? किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। तो देखिए, शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण इन्हें प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? किसके समकालीन थे वो? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, इस तरह से यदि पूछा जा रहा है प्रश्न तो कुछ टफ किया जा रहा है हल्का सा। तो महाभाष्य के लेखक पहले तो यही याद रखिए थे कौन, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पतंजलि जो थे वो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा तक पूछ चुकी है पिछले 7 वर्षों में 2 बार। ठीक है, भारतीय षड दर्शन है, मीमांसा है, वेदांत है, न्याय है, वैशेषिक है, साख्य है, योग है, लोकायत कापालिक नहीं है। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय षड दर्शन के भाग नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौखरी शासकों की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या इनमें से कोई नहीं? मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, तो मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। ठीक है, वर्तमान में गया बिहार में। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से? हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और शर्व वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशे शब्द का प्रयोग किया गया कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। कोशे शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। तो देखिए, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए जो है कोशे शब्द का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? ये इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन को पराजित करने वाला था पुलकेशियन द्वितीय। तो पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। उधर पुलकेशियन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। अब ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध होना तय था। ठीक है, फलस्वरूप हुआ क्या? हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष हार गया और पुलकेशियन द्वितीय की जीत हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीनी यात्री का नाम है हुएनसांग, किस विश्वविद्यालय से पढ़कर गया था वो? कहाँ अध्ययन किया था हुएनसांग ने? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ये पढ़ा था नालंदा विश्वविद्यालय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, 637 ईस्वी में हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया और इस समय वहाँ के कुलपति यानी चांसलर थे, ये भी नाम याद रखना, आचार्य शीलभद्र। लगभग 1.5 साल तक नालंदा में निवास कर उसने जो है योग शास्त्र का अध्ययन किया। किसका? योग शास्त्र का। इसके बाद बंगाल गया वो, उड़ीसा गया और धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है ये, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य, शैलकृत मतलब शिलाओं को कृत करके, शिलाओं को काटकर बनाया गया मंदिर। अब लिंगराज तो शिलाओं को काट कर नहीं बनाया गया। ठीक है, बृहदेश्वर भी नहीं, कंदरिया महादेव भी नहीं। इसका उत्तर है कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, शैलों को काट कर बनाया गया एक आश्चर्य मंदिर है। देखिए किस तरह से तराशा गया है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली में बना है ये मंदिर।
ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है एक, और इसका निर्माण किया था राष्ट्रकूट शासक, उस शासक का नाम है कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, 2-3 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कैलाश मंदिर कहाँ पर है, एलोरा महाराष्ट्र में, किसने बनवाया, कृष्ण प्रथम ने, और किन शासकों ने बनवाया, तो राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, कौन सी शैली में है, द्रविड़ शैली में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था जैन धर्म को। तो राष्ट्रकूट शासकों के समय ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था। इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैन आचार्य जिनसन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, नरसिंह वर्मन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी। तो देखिए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, उसमें भी कौन सा वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, इसके समय जो है मामल्ल शैली का विकास हुआ, और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, एक तो मंडप और दूसरा था एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता था। सप्त रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इसका उत्तर तो पता ही होगा कम से कम 98% व्यक्तियों को। कहाँ है, उड़ीसा भुवनेश्वर। तो देखिए, लिंगराज मंदिर जो है वो शिव को समर्पित एक मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ठीक है, सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, और इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, इस मंदिर में विष्णु की मूर्तियां स्थापित हैं, जो संभवतः गंग शासकों के समय जगन्नाथ संप्रदाय के विकास क्रम को इंगित करती हैं, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, गंग शासकों के समय। तो शिव को समर्पित एक मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में विष्णु की मूर्तियां भी स्थापित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 11वीं शताब्दी में बनाए मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। 12वां प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। नंबर 13 है, विरूपाक्ष मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर भद्राचल में नहीं है, चिदम्बरम में नहीं है, श्रीकालहस्ती में नहीं है, यह है कर्नाटक के हम्पी में। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी। क्यों दी थी, ताकि उनसे निर्मित एक वज्र बन सके। ठीक है, उस वज्र से जो है देवराज इंद्र किसका नाश कर सकें, दानवों का, दैत्यों का, राक्षसों का। ठीक है, और वैसा ही हुआ, महर्षि दधीची की अस्थियों से, ठीक है, वज्र बनाया गया, और उस वज्र से देवराज इंद्र ने दैत्यों का नाश किया। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है, तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित था। देखिए, तक्षशिला पंजाब प्रांत में, ठीक है, वर्तमान में, उस समय भी वही एरिया था वो। अब यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं बताइए। यहाँ रावी सतलज तो बहेगी नहीं, वो तो नीचे की तरफ आ गई भारत के एरिया में। सिंधु और झेलम होना चाहिए, या सिंधु और चिनाब, इन दोनों में से ही होना चाहिए। ठीक है, रावी एलिमिनेट कर दीजिए, सतलज एलिमिनेट कर दीजिए। इसका उत्तर है सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। तो तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला शिक्षा का केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है।
ये तक्षशिला शहर में था जो प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी था और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। देखिए, माना जाता है कि यह विश्वविद्यालय 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तैयार हुआ था और इसके बाद यहाँ भारत समेत एशिया भर से विद्वान पढ़ने के लिए आने लगे। इनमें चीन से भी आए लोग, सीरिया से भी आए, ग्रीस से भी आए और अल्बानिया से भी आए। वर्तमान में यह जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी ज़िले की एक तहसील है और इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी पाकिस्तान में है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट होते हैं तक्षशिला से रिलेटेड प्रश्न, विक्रमशिला से रिलेटेड, नालंदा से रिलेटेड। ठीक है। यही अपनी हिस्ट्री है एंशियंट। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, सबकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।